मैं हूं कैलासन पहाड़िया, प्राचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आप सभी का बीए भाग प्रथम के भौतिक भूगोल में सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज जो अध्ययन करेंगे पवन द्वारा स्थलाकृतियाँ या पवन स्थल रूप। इसके पूर्व आपने अध्ययन किया था कि अपर्दन के कौन कौन से कारक थे जो अपर्दन करते हैं। तो अपना अध्ययन किया था बहता हुआ पानी यानी नदी या भूमिगत जल, पवन, हिमानी, इनका आपने अध्ययन किया था। तो आज वो किस प्रकार स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, आज पवन द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो पवन द्वारा जो स्थलाकृति बनती है वो दो कारणों से बनती है, क्योंकि पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ या पवन का जो कार्य है वो तीन प्रकार के कार्य होते हैं। पवन द्वारा अपर्दन का कार्य, पवन द्वारा परिवहन का कार्य और पवन द्वारा निक्षेप का कार्य। तो यहाँ एक एक करके अध्ययन करते हैं कि पवन द्वारा जो स्थलाकृतियाँ हैं, अपर्दन की स्थलाकृतियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि पवन द्वारा अपराधनात्मक कार्य या अपर्दन कार्य, पवन द्वारा परिवहन कार्य और पवन द्वारा निक्षेपण या जमाव का कार्य। पवन द्वारा जो कार्य है वो तीन प्रकार हैं। पहला जो कार्य है पवन अपवाहन, ये क्रिया है, ये क्रिया भूति क्रिया है। जब पवन अक्षय द्वारा विकटित चट्टानों के कणों को अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं, उसको अपवाहन कहते हैं। ये क्रिया पवन द्वारा ही होती है, नदियों में या हिमानी में या भूमिगत जल में नहीं पाई जाती। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और ये पूछा भी जाता है कि जो अपवाहन की क्रिया है वो रासायनिक क्रिया है या भौतिक क्रिया है। ये एक भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया नहीं है। दूसरा है पवन अपघर्षण की क्रिया। जब पवन उड़ते हुए कण किसी चट्टानों से टकराते हैं, जब पवन द्वारा जब उड़ते हैं तो बारीक बारीक जो चट्टानें होते हैं वो टकराते हैं, उसके कारण उनमें एक रेगमाल की भांति प्रहार करते हैं और एक घर्षण होता है, उसको कहते हैं अपघर्षण। तो उसके कारण भी स्थलाकृति का रूप ले लेती है स्थल रूप में। तीसरा है पवन शनि घर्षण, जो हमने बताया। जब पवन में चट्टानों का कण आपस में टकराते हैं, जो उड़कर ले जाते हैं, उड़ाकर ले जाते हैं, वो आपस में टकराते हैं, जिसके कारण गोल या छोटे कण हो जाते हैं, उसको कहते हैं शनि घर्षण। इस प्रकार तीन प्रकार का कार्य करते हैं। पवन अपर्दन जो होता है वो उसको प्रभावित वाले कारण उनका वेग होता है। कहीं पर पवन का वेग अधिक होता है तो अपर्दन की क्रिया अधिक होती है। कुछ जो कण हैं उसके आकार में या ऊंचाई को भी उसका प्रभावित करते हैं। उसकी चट्टानों की बनावट पर भी पवन स्थलाकृति का प्रभाव पड़ता है कि कहीं चट्टानें कोमल होते हैं, कुछ चट्टानें कठोर होते हैं। जो कोमल चट्टानों पर अपर्दन की क्रिया, पवन अपर्दन की क्रिया अधिक होगी और कठोर चट्टानों की अपर्दन की क्रिया कम होगी। उनका जलवायु है या वनस्पति का आवरण, जहाँ वनस्पति का आवरण अधिक होगा तो पवन अपर्दन का कार्य कम होगा या कम अपर्दन होगा। इसके प्रभावित होने का कारण है। तो पवन द्वारा जो स्थलाकृति बनती है वह अभी बताया कि एक तो अपर्दन के द्वारा स्थल आकृति बनती है और एक निक्षेप के कारण बनती है। तो अपन सबसे पहले अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मुख्य रूप से है वातगर्त, जो नाम से स्पष्ट है, वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, जयुजेन, यार्डंग और आपका जालीदार शिला, भूस्तंभ और ड्राई काउंटर। ये एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है वातगर्त। वातगर्त क्या होता है इसको आप विस्तार से देख लीजिए। वातगर्त जो धरातल है उसमें असंगठित और कोमल जो चट्टानें होती है, पवन द्वारा अपवाहन जो आपको बताया या उड़ाने की क्रिया, उठाकर जो क्रिया प्रभावित करके उनको कणों को ढीला कर देती है और उड़ाकर ले जाती है, जिसके कारण अनेक छोटे छोटे गर्त का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार और गहराई दोनों बढ़ने लगती है, जिसके आकार का एक प्लेट की तरह हो जाता है
और शुष्क राज्य अमेरिका में इस प्रकार के आकार के बनने वाली जो क्रिया है अधिक देखी जाती है, वातगर्त। तो इस प्रकार एक पवन का प्रहार के गड्ढे बन जाते हैं। आप इस देख रहे हैं किस प्रकार पवन तेज गति से चलती है तो एक प्रकार का वात माने हवा, गर्त माने खड्डा, किस प्रकार एक पवन द्वारा खड्डा बन जाता है उसको वातगर्त कहते हैं, जो आप देख रहे हैं। और ये मरुभूमि के पवन के स्तर पर प्रहार के जहाँ जहाँ गड्ढे बन जाते हैं वह तस्करी नुमा गड्ढे बन जाते हैं, उसको वातगर्त कहते हैं। इसमें जल भर जाने पर झील का निर्माण भी हो जाता है। शुष्क राज्य में मैंने बताया कि अधिकांश शुष्क राज्य अमेरिका में इस प्रकार के वातगर्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो आपको दिख रहा है भूस्तंभ। भूस्तंभ जैसे नाम से स्पष्ट है कि भूस्तंभ जो क्या होता है इसको आप देख लीजिए। भूस्तंभ का मतलब भू माने पृथ्वी में एक स्तंभ के आकार का आकृति बने उसको भूस्तंभ कहते हैं। ऊपर कठोर सेल के का आवरण और नीचे कोमल सेल के आवरण प्राप्त होते हैं, जहाँ पर ऊपर यदि चट्टान है और ऊपर आपका कठोर है और नीचे आपका कोमल है तो ऊपर वाला भाग का अपर्दन कम होगा पर नीचे वाले भाग का अपर्दन अधिक हो जाता है, तो एक भूस्तंभ की आकृति का निर्माण होता है जिसको कहते हैं भूस्तंभ। जिसके कारण अलग अलग अगल बगल के जो सेल होते हैं यानी जो चट्टान वो कट जाती है कोमल होने के कारण, कठोर सेल का आवरण एक स्तंभ के रूप में बना रहता है जिसको कहते हैं भूस्तंभ। कठोर आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं, जो अभी बताया आपको, उसको कहते हैं भूस्तंभ। एक है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या है आप इसको भी देख लीजिए। ये पवन द्वारा जो अपर्दन की स्थल रूप है, पवन के प्रभाव के कारण, प्रभावशाली अपर्दन के कारण चट्टानें सपाट हो जाती है और यत्र तंत्र छोटे छोटे चट्टानें ढीले के रूप में उभर जाती है। इस तरह के ढांचों को इंसेलबर्ग कहते हैं। भारत में जो रायपुर के पास जो कुप घाट है में इस प्रकार के गुंबदवाकार टीले पाए जाते हैं या ढीले पाए जाते हैं, उसको अपन कहते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग यानी जो पवन का प्रभावशाली अपर्दन अधिक होगा तो जो चट्टाने का सपाट हो जाती है और एक गुंबद के आकार का निर्माण करती है उसको इंसेलबर्ग कहते हैं। दूसरा है छत्रक शिला। नाम से स्पष्ट है, एक शिला जो छाता होता है उस प्रकार के एक शिला का निर्माण हो जाता है, उसको छत्रक शिला कहते हैं। वो कैसे हो देखिए। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर सेल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल से लंबवत रूप से मिलते हैं, उस पर एक पवन के अपघर्षण के प्रभाव के कारण इस प्रकार का निर्माण होता है, जिसकी आकृति छत्र या छतरी नुमा हो जाती है। ऊपर से आपका फैला होता है और नीचे से सकड़ा होता है, वो छतरी नुमा आकृति बढ़ जाती है। इसमें इस ढीले की आकृति कुकुर मुर्दा नामक पौधे की भांति होता है। जो कुकुर का एक पौधा होता है उसके आकार भी इस प्रकार का होता है। इस छत्रिमस्तंभ या छत्रक कहा जाता है, इसको छतरी नुमा हो जाता है, इसको छत्रक भी कहता है इस प्रकार का स्थल रूप को। नेक्स्ट है आपका खिड़की या पवन वातायन। एक खिड़की रूप में बन जाती है, वो किस प्रकार बनती है आप देखिए। एक जालीदार शिला के पवन के अपर्दन का जिस प्रकार जिधर से पवन आती है उसमें उस जो चट्टानी होती है छिद्र हो जाता है या जाली बन जाती है। पवन धीरे धीरे इस छिद्र को अपरित को बड़ा रूप ले लेती है, उसको कहते हैं पवन छत्रक या वातायन छत्रक या खिड़की के नाम से जाना जाता है, जो खिड़की नुमा हो जाते हैं। लंबे समय से यही क्रिया निरंतर होने के कारण ये छिद्र सेल आर पार हो जाता है और इसको खिड़की या छिद्र कहते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि असंगठित कोमल चट्टान ऊपर से कठोर हो जाता है, चित्र नुमा हो जाता है। नेक्स्ट है अपर्दन द्वारा स्थल रूप जैन। ये क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। जब मरुस्थलीय भागों में कठोर चट्टानों के ऊपर कोमल संरचना वाली चट्टानें से 30 रूप से बिछी होती है, तब कोमल चट्टानों का हवा शीघ्रता से काटती है और चट्टानों में पाई जाने वाली नमी भी अपर्दन का एक सहायक कारक होती है। परिणाम स्वरूप इनके बीच में पतली घाटियों का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं। इस प्रकार कठोर चट्टान के ऊपर कोमल संरचना वाली सेल को दवात नुमा आकृति बन जाती है।
नेक्स्ट है यार डांग। इसको भी साफ देख लीजिए। यार डांग क्या होता है? जब मुलायम और कठोर चट्टानों की परत पवन के प्रभाव की दिशा में होती है तो जो कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों का कटाव अधिक होता है, आप सब जानते हैं, और वो नालीनुमा खड्डा बन जाता है। इसको ही यार डंग कहा जाता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, किस प्रकार आप, एक होता है ड्राई काउंटर या आप इसको त्रिकोण खंड भी कहते हैं। ड्राई काउंटर या त्रिकोण खंड भी किसको कहते हैं? भूमि के जो बिछे कठोर चट्टाने का टुकड़ा बाल युक्त हवा की चोट में आ जाते हैं तो उसमें घिसकर चिकना या तिकोना हो जाता है। इस तिकोने टुकड़े को ड्राई काउंटर या आप उसको कहते हैं त्रिकोण खंड भी कहते हैं। मरुस्थलों में विभिन्न प्रकार के शिलाखंड पवन द्वारा 3 रूप प्रहार करती है, तो इस प्रहार के कारण इसके गहरे खांचे बन जाते हैं और इसको त्रिकोण खंड के नाम से भी जानते हैं। 3 पलक वाला फोल्डर जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है जालीदार शिला। जो कठोर चट्टानों के साथ मुलायम चट्टाने के अपरदन कुछ जालीदार कठोर चट्टाने और मुलायम चट्टाने होती है। जो मुलायम चट्टानों का जो अपरदन हो जाता है तो जो चट्टानों में एक जाली बन जाती है उसको जालीदार शिला का नाम से जाना जाता है। दूसरा है पवन के निक्षात्मक स्थल रूप या निक्षेप या जमाव के कारण वो कौन कौन से स्थल रूप का निर्माण करती है उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर तरंग चिन्ह, ये एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। तरंग चिन्ह है। दूसरा है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? बालुका स्तूप किसको कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। एक होता है लोहेस मिट्टी, एक होता है बालसन, प्लाया और बाजटा और पेटीमेंट। ये अक्सर ये एग्जाम पूछ लेते हैं, तो आप यहाँ पर जो पवन द्वारा निक्षेप की स्थल रूप है उनका एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तरंग चिन्ह क्या होता है ये देख लीजिए। जो मरुस्थल भाग होता है या सागर तट होते हैं, नदियों के किनारे पे बालू की जो दूर दूर तक फैला हो जाता है और ये बालू के ऊपर स्तर पर सागरीय या जल तरंगे की तरह लहरदार चिन्ह बन जाती है। जो मरुस्थलीय मरुस्थलों के जो भाग होते हैं तो सागर के जैसे ये जो जब अपरदन होता है तो ये इस प्रकार लगता है कि सागर के तरंगे हैं या किनारों में जो बालू तो ऐसा लगता है कि तरंगे रूप में लहर रूप में दिखती है पवन। तो इस प्रकार के चिन्हों को तरंग चिन्ह कहते हैं और पवन की दिशा के और वेग के परिवर्तन स्वरूप इसका स्वरूप भी बदल जाता है। नेक्स्ट है बालुका स्तूप। जैसे नाम से स्पष्ट है, जो रेत के टीले होते हैं उसको बालुका स्तूप कहते हैं। और ये जो जिसको डिब्बा या टीला एक पहाड़ी के रूप में निर्माण हो जाता है, इस स्तूपों के कारण स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। उनका पवन का वेग किस प्रकार का होता है, पवन का वेग के अनुसार इसका स्थल रूप में परिवर्तन आता रहता है, उनकी दिशा बदलते रहते हैं। तो इसमें जो प्रभावित करते हैं वो रेत की अधिकता, पवन का वेग, पवन का मार्ग और उसका उचित निर्माण स्थान, उस पर यह निर्भर करता है। तो पवन द्वारा अपरित बालू और रेत का निक्षेपण को बालू स्तूप कहते हैं। और बालू स्तूप आकार के आधार पर ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप और तीसरा होता है पर्वलवीय बालुका स्तूप, जिसका एक एक करके बरखान, जिसका अधिकांश एग्जाम पूछ ले जाते हैं, वो यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लंबे या अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, ये स्तूप बालू की प्रचुरता वाले स्थानों में पवन की प्रवाह की दिशा में समांतर होता है। जिस प्रकार से पवन चलती है उसके समानांतर एक स्थल रूप बन जाता है, उसको कहते हैं लंबे या अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। ये इनको सहारा में सिप और राजस्थान में धोरे या टिब्बे कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरा होता है आपका जो दूसरा स्तूप है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। जब बालुका स्तूप का निर्माण जो पवन की दिशा के समकोण पर होती है, समांतर न होकर उस समकोण पर होती है, उसमें आड़े या अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का निर्माण होता है, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तीसरा होता है बरखान।
बरखान जो यहाँ पर बरखान स्तूप एक प्रकार से ये बालू का स्तूप है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और ये अवसर समूह में पाया जाता है। बरखान शब्द के रूप में इसका नामकरण रूसी जो विद्वान थे उनके नाम से इसको रखा गया है। अलेक्जेंडर वान मिडडार्फ के नाम से इसकी उत्पत्ति जो क्या है बरखान, जिन्होंने तुर्किस्तान की मरुभूमि में ऐसे स्तूपों का अध्ययन किया और पवन की दिशा में परिवर्तन होने के जब बरखान की एक भुजा कट जाए तथा एक भुजा सहज रह जाए तो उसे सिप कहते हैं और इसी आकृति को नव चंद्राकार हो जाती है, उसको बरखान कहते हैं। तो आपको तीसरा या लास्ट जो है बालसन। बालसन का मतलब होता है रेगिस्तानी भागों में जो पर्वतीय से घिरा हुआ होता है और झील का निर्माण जो मतलब मरुस्थल भागों में चारों तरफ मरुस्थल भाग हो और उसके चारों तरफ पहाड़ी भाग हो और बीच में जैसे पानी हो जल हो उसको एक झील में बन जाता है, उसको कहते हैं बालसन, या इसको कहते हैं मरुस्थलों में पाई जाने वाली झील को बालसन कहते हैं। तीसरा है प्लाया। अब प्लाया क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पहाड़ों से जुटी हुई घाटियों में अल्पकालीन धारा जो बहती है अस्थायी झील का निर्माण करते हैं, उसको प्लाया कहते हैं। और बालसन के सूखने के सिल्ट और नमक के निक्षेपण से बनी हुई ऊंची तली को प्लाया कहते हैं, जो अभी बताया आपको। अब है बजाधा। बजाधा ये इसका निर्माण पेटीमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारे पर जाल और पंखे से मिलने से होता है, अर्थात प्लाया और पर्वतीय जो भाग है उसका अग्रभाग के मध्य का भाग को बजाता कहते हैं। पेडिमेंट, पेडिमेंट में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेडिमेंट किस किस कलाकृति है, तो आप ये बता सकते हैं पौंड द्वारा कलाकृति है। पौंड से भी कौन सी अपर्दन द्वारा या निक्षेप, तो आप बता सकते हैं निक्षेप द्वारा। मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत या पठार और इनसे बढ़ के पदीय प्रदेशों में मिलने वाले सामान्य ढाल युक्त अपर्दन सेल का मैदान को पेडिमेंट कहते हैं। जो जिस प्रकार नदी द्वारा जो संप्राय मैदान होता है, जो डेविस ने उसको संप्राय मैदान का नाम दिया, उसी प्रकार पवन द्वारा जो संप्राय मैदान हो जाता है, अपरदित मैदान हो जाता है निक्षेप के द्वारा, उसको पेडिमेंट कहते हैं। अर्थात जो बजाता और पर्वतीय अग्रभाग का मध्य वाला भाग को पेडिमेंट कहते हैं। लोयस, लोयस एक मिट्टी है और ये भी पवन द्वारा मिट्टी महीन कणों का जमाव को लोयस कहते हैं। पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप के निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस का नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोयस नामक गांव के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोयस के समान मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। इसको लोयस मिट्टी या स्थलाकृति कहते हैं। थैंक्स, आपने जो पवन द्वारा स्थल रूप का यहाँ पर अध्ययन किया है, किस प्रकार पवन द्वारा अपर्दन द्वारा किस प्रकार का स्थल रूप बनाती है और निक्षेप द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपने ये YouTube चैनल लास्ट तक देखा, इसको वॉच किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।